चौथा वीडियो है आज का ये। टेक 4 वीडियो नंबर 4 संविधान का न्यायपालिका। स्टार्ट। नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी आज का हमारा प्रैक्टिस वीडियो है संविधान में न्यायपालिका का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें हमने कुल 15 प्रश्न यहाँ पर भी रखे हैं। हमेशा की तरह एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि यह मात्र एक प्रैक्टिस वीडियो है, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है। कई बार कन्फ्यूजन में लोग पड़ जाते हैं कि ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो पहले आप कर्नल एकेडमी के ऐप में दिए गए इस टॉपिक को, यानी कि न्यायपालिका के पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इस प्रैक्टिस वीडियो को सॉल्व करेंगे तो ही आप अपना सही मूल्यांकन कर पाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको बंद कर दीजिए, पहले उस टॉपिक को पढ़िए और फिर आप इस प्रैक्टिस वीडियो को सॉल्व कीजिए हमारे साथ। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो हम 15 प्रश्न रखे हैं, हमारे तमाम प्रैक्टिस वीडियो हैं अलग अलग टॉपिक के। किसी में हम 15 रखते हैं, किसी में 20 प्रश्न रखते हैं। प्रश्न सैकड़ों बनाए जा सकते हैं, हज़ारों बनाए जा सकते हैं। प्रश्नों को थोड़ा घुमा करके और भी ज़्यादा प्रश्न बनाए जा सकते हैं। उतने प्रश्नों को यहाँ पर वीडियो में सॉल्व कराना संभव नहीं है। हमने प्रयास किया है कि हमारा जो वीडियो होगा वो इस तरह का होगा, उसमें जो प्रश्न होंगे वो इस तरह के होंगे कि उस टॉपिक को अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है और आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उस टॉपिक से आने वाले किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप मान सकते हैं कि आपका पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार हो चुका है। ये उसके मूल्यांकन करने के लिए ही मात्र आपको वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक एक प्रश्न में एक से ज़्यादा प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं कई प्रश्नों में। तो आप 15 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आप देंगे इन्हीं 15 प्रश्नों में। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में। यानी कि 3 जो आपके न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सीधा सवाल है कि तदर्थ न्यायाधीश, यानी कि तदर्थ को इंग्लिश में कहा जाता है एडहॉक, अस्थायी जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन से न्यायालय में होती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर तीनों में, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में? यही आपका प्रश्न है। तो यहाँ जान लीजिए कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मात्र उच्चतम न्यायालय में ही होती है। 127 अनुच्छेद 127 में ये प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय में अगर न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है कार्रवाई को चलाने के लिए, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से ऐसे व्यक्तियों की जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। बाकी किसी भी न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त नहीं होते हैं। दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में सवाल है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार धारा 132, यहाँ देखिए थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ धारा नहीं बल्कि अनुच्छेद होगा। अब यहाँ देखिए, कभी कभी अब आपके मन में सवाल आया होगा कि धारा और अनुच्छेद में अंतर क्या होता है। तो कोई खास अंतर नहीं है, जो बेसिक थोड़ा सा अंतर है वो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। अच्छा हुआ इसी के बहाने मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। वास्तव में कोई भी जब अधिनियम बनता है, यानी कानून बनता है, तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। नियम 1, नियम 2, नियम 3, नियम 4, ऐसे चलते चले जाते हैं। किसी किसी में नियमों के अंदर नियम होते हैं। तो जैसे 1 का A हो गया, फिर B भी हो गया, ऐसे ही 2 का ABC हो सकता है।
तो हर कानून में नियमों का एक नंबर होता है, उसकी नंबरिंग पड़ती है। चाहे वो संविधान हो, चाहे वो भारतीय दंड संहिता हो, चाहे वो कोई भी अन्य अधिनियम हो। क्योंकि अब जैसे भारतीय दंड संहिता का आप उदाहरण लेंगे तो 511 नियम उसमें, संविधान में 395। अब कोई कानून, कोई नियम अगर बताया जाए कि संविधान में ये नियम है, तो कहाँ है भाई? अगर वो नंबर आपको याद है तो आसानी से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए वो नंबर महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनको पूछा जाता है। अब बात आती है, ये जो नियम है, नियमों की संख्या है, नंबर पड़े हुए हैं, इन्हीं को अनुच्छेद और धारा कहते हैं। सवाल ये है कि अनुच्छेद कब कहा जाएगा और धारा कब कही जाएगी। तो पर्टिकुलर जो विधियां होती हैं किसी एक चीज़ से रिलेटेड, जैसे आईपीसी है, ये अपराध से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम है, सूचना से संबंधित है। रोजगार गारंटी अधिनियम रोजगार से संबंधित है। मानवाधिकार संरक्षण मानवाधिकार से ही संबंधित है। इसमें जो नियमों के नंबर होंगे उनको धारा कहा जाता है। लेकिन हमारा जो संविधान है, जो बेसिक लॉ होता है, जो सबका आधार होता है, जिसके अगेंस्ट कोई नहीं जाता, जो सबको लेकर के चलता है, जैसे संविधान में मौलिक अधिकार भी हैं, सरकार के बारे में भी है, संसद के बारे में भी है, न्यायपालिका के बारे में भी है, आरक्षण के बारे में भी है, आपातकाल के बारे में भी है, सब कुछ है। ये सर्वोपरि होता है, यानी जो सबका हेड है, जिसमें सब कुछ है, उसके जो नियमों के नंबर होते हैं उनको अनुच्छेद कहा जाता है। बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। जैसे जब हम संविधान की बात करते हैं तो अनुच्छेद लिखते हैं, पर्टिकुलर किसी विधि की बात करते हैं तो धारा लिखते हैं। लेकिन अगर हम विधि को एक पूरा विषय मान लें और उसमें संविधान को एक छोटा विषय मान लें तो वहाँ भी आप धारा लिख सकते हैं। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है धारा 370 को हटाया जा रहा है, क्यों? जबकि वो संविधान का अनुच्छेद 370 है, लेकिन फिर भी आप उसको धारा 370 बोल देते हैं तो वो गलत नहीं होता है। अगर पूरे विषय को एक विधि मानेंगे तो संविधान उसका एक अंग हो जाता है, तो वहाँ पर आप उसे धारा बोलते हैं। जैसे आप LLB करते हैं तो जो संवैधानिक विधि पढ़ते हैं वहाँ पर आप धारा बोलते हैं, अनुच्छेद को धारा बोलते हैं। तो ये गलत नहीं है, लेकिन शुद्धतम ये है कि इसको अनुच्छेद बोला जाए। तो सवाल ये है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसमें है, कौन से अनुच्छेद में है, तो वो आपको दिखाना है। तो प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार होता है अनुच्छेद 131 में होता है, तो ये गलत हो गया। अभिलेख न्यायालय धारा 127 लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये 129 में होता है। रिट अधिकारिता जो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, उस रिट को जारी करने की जो शक्ति दी गई है, जहाँ से वो रिट अधिकारिता प्राप्त होती है, वो अनुच्छेद 139 में ही होता है। यानी कि सी विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। विशेष इजाज़त से जो अपील है वो 136 में होती है। तो जो सही विकल्प है वो है सी। तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। विचार कीजिए, एक उच्च न्यायालय की अधिकारिता एक से अधिक राज्यों पर हो सकती है। दूसरा कथन है उच्च न्यायालयों को सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे देश में जो प्रांत हैं, कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन प्रांत और केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है कि एक उच्च न्यायालय का अधिकार एक से अधिक राज्यों पर होगा। जैसे पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ में स्थित है, यानी वो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के मामलों को देखता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 4 राज्यों को देखता है। मतलब पहला जो आपका विकल्प है ये कथन सही है। उच्च न्यायालयों को सलाहकारी क्षेत्राधिकार
प्राप्त नहीं है। आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट, अगर आपने पढ़ रखा है तो उसमें आपने देखा होगा अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। ऐसा कोई अधिकार उच्च न्यायालय को नहीं है राज्यपाल के साथ सलाह लेने और देने की, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों यहाँ पर हो जाते हैं आपके सही, यानी कि सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है, विचार कीजिए। आपराधिक न्यायालय को सत्र न्यायालय कहा जाता है। दूसरा कथन है, जिला एवं सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। हमने आपको न्यायपालिका वाले टॉपिक में पढ़ाया है, जो तीसरे स्तर की न्यायपालिका यानी कि जिला एवं सत्र न्यायालय है, उसमें हमने आपको साफ साफ अंतर बताया है कि प्रत्येक जिले का एक न्यायालय होगा। जब वह सिविल मामलों की यानी दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसे जिला न्यायालय कहा जाएगा, और जब वह अपराधों की सुनवाई करेगा तो उसे सत्र न्यायालय कहा जाएगा। यानी आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाला जो न्यायालय होता है उसी को कहा जाता है सत्र न्यायालय। दूसरा है जिला एवं सत्र न्यायालय, यानी चाहे वो दीवानी मामलों की सुनवाई कर रहा हो, चाहे आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहा हो, ये न्यायालय उसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। राज्य का कोई भी न्यायालय हो, कोई विशेष न्यायालय हो, SC ST कोर्ट हो, कोई लोक अदालत हो, कुछ भी हो, वो उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन ही हमेशा कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और आपका जो उत्तर होगा वो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? निर्वाचन आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी। संवैधानिक पद, असंवैधानिक शब्द नहीं है। असंवैधानिक मतलब गलत हो जाता है, अवैध हो जाता है। संवैधानिक पद नहीं है का मतलब कौन सा पद है जिसका प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। तो आपको मालूम है निर्वाचन आयुक्त होता है 324 में निर्वाचन आयोग है, जिसके लिए एक निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य 2 आयुक्त होते हैं। तो ये तो संवैधानिक हो गया। मुख्य न्यायाधीश, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो हर जगह न्यायपालिका का पूरा स्ट्रक्चर है, तो ये भी संविधान में प्रावधान है 124 में। जिला न्यायाधीश 233 में इसका भी प्रावधान है। लेकिन जिला अधिकारी का हमारे भारत के संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसको सरकारों ने अपने हिसाब से बना रखा है। तो कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? तो ये डी नंबर आपका जिलाधिकारी संवैधानिक पद नहीं होता है। छठवां प्रश्न है, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर निम्नलिखित में से कौन रिट जारी कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उपर्युक्त सभी। जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो कौन सा न्यायालय है जो रिट जारी करने की शक्ति रखता है, यही आपको समझना है। तो रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये शक्ति होती है। अगर संसद चाहे तो विधि बना करके जिला अदालतों को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। इन्हीं को रिट जारी करने की शक्ति वर्तमान में प्राप्त है। 7वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मताधिकार 324 गलत, क्योंकि मताधिकार 326 में होता है। अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा,
ऐसा कहा गया 129 में, तो ये भी गलत। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131, ये बिल्कुल ही सही है। राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति 172, ये गलत है, 143 में होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपने कोर्स को पढ़ा है, वीडियो को देखा है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझा है, तो ये सब बहुत ही इजी प्रश्न हैं आपके लिए। इनका उत्तर आप बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। आठवां प्रश्न देखिए, आपको पढ़ना पड़ सकता है थोड़ा सा ज़्यादा। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले मैं आपको पुनर्विलोकन का अर्थ बता देता हूं, हालांकि इसको मैंने पढ़ाते वक्त अनुच्छेद 137 में समझाया भी है। पुनर्विलोकन का मतलब है कि अपने ही निर्णयों को बाद में फिर से देखना, उसका रिव्यू करना कि वो सही हैं या गलत हैं, उसको बदल सकना या फिर उसको रद्द करने की शक्ति प्राप्त होना पुनर्विलोकन है। अब पहला विकल्प है, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है ये? दूसरा है, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। तीसरा है, मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। और चौथा है, उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला तो भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है, ये हो जाता है गलत। ऐसा कोई अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, यानी उच्चतम न्यायालय जो खुद निर्णय सुनाया है वो चाहेगा तो अपने निर्णयों को बदल सकता है या रद्द कर सकता है। तो ये आपका सही आंसर होगा। लेकिन इस विकल्प में इसके अलावा भी सही आंसर हैं। मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है, ये हो जाएगा गलत। और फिर देखिए, उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है, ये फिर से हो गया सही, यानी कि यहाँ पर बी और डी दोनों सही हैं। लगता है कि टाइपिंग करते वक्त ये विकल्प 2 बार टाइप हो गया है और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने आप इस पूरे पुनर्विलोकन के टॉपिक को समझ गए और इसको आपने पूरी तरह से पढ़ लिया एक तरीके से। अनुच्छेद 137 में कहा गया है, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये मुद्दा आ गया है। तो अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों को पश्चातवर्ती मामलों में, यानी जो बाद में आएंगे, उसमें बदलने या रद्द करने की शक्ति प्राप्त होगी। 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मैं समझाता हूँ आपको। एक होता है पुनर्विलोकन और दूसरा होता है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन को जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है, यानी सरकार या संसद के द्वारा बनाई गए कोई विधि या दिए गए आदेश को अगर वो पक्षपातपूर्ण है, उससे शोषणकारी है, तो न्यायालय उसे रद्द कर देता है। इसको पुनरावलोकन कहते हैं। इसका किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, ये अनुच्छेद 32 से इसका जन्म होता है। पुनर्विलोकन 137 में होता है और इसका मतलब वही है कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश को रद्द कर सकता है। तो
आपका उत्तर जो है बी और डी दोनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। जिला न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो जाहिर सी बात है कि अनुच्छेद 233 के तहत होता है। 214 में उच्च न्यायालय होता है इसका गठन, 233 में जिला न्यायालय का होता है और 124 में होता है उच्चतम न्यायालय। दसवां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो कई बार प्रचलित है कि इन्हें महाभियोग द्वारा लगा करके हटाया जाता है, लेकिन महाभियोग के विषय में हमने आपको पढ़ाया है कि यह सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ ही आता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। 11वां प्रश्न देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु कितनी है? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो यहाँ पर भी मैंने आपको पढ़ाया है, इनके कार्यकाल में इनकी आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। कई बच्चे पूछते थे कि सर क्या 5 वर्ष अगर हो गया पहले ही तो रिटायर हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। 40 साल की उम्र में भी अगर कोई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन जाए तो फिर वह 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकता है, 25 साल रह सकता है, कोई समस्या नहीं होती है। बारहवां प्रश्न है, उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति कौन प्रदान कर सकता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जब राजभाषा वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको मिलेगा। हालांकि ये न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। उसमें कहा गया है कि उच्चतम और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी, लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा में कार्रवाई चलाने की अनुमति दे सकता है। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा भी जाता है। तो ये कहाँ से मिल रहा है आपको? डी से, राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल। तेरहवें प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। उत्प्रेषण की रिट उच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी की जाती है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226। देखिए 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा। तो अनुच्छेद 32 के तहत भी रिट जारी होती है, 226 के तहत भी जारी होती है, लेकिन ये जो 32 के तहत जारी होती है ये उच्चतम न्यायालय जारी करता है। 226 के तहत जो जारी होती है ये उच्च न्यायालय जारी करता है। अब सवाल देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। उत्प्रेषण की रिट उच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत जारी की जाती है? तो आपका उत्तर यहां पर मिलेगा डी। चौदहवां प्रश्न आ गया, प्रतिषेध रिट जारी की जाती है निचले न्यायालय की कार्रवाई रोकने के लिए, निचले न्यायालय से मामले को अपने पास मंगवाने के लिए
किसी कर्मचारी के पद की संवैधानिकता की जांच के लिए किसी अधिकारी को पद के निर्वहन के आदेश देने के लिए। चलिए मैं समझाता हूँ। ये जितने भी कथन इसमें लिखे गए हैं वो किसी न किसी रिट से संबंधित हैं। मैं सबके बारे में बता देता हूँ। प्रतिषेध का मतलब होता है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करती है तो ऊपर की अदालत द्वारा कार्रवाई को रोकने यानी प्रतिषेध यानी निषिद्ध करने का आदेश दिया जाता है। तो इस हिसाब से कौन सा सही हुआ? निचले न्यायालय की कार्रवाई को रोकना, ये आपका सही उत्तर है। लेकिन हम आपको इन 3 और के विषय में भी बता देते हैं। निचले न्यायालय से मामले को अपने पास मंगवाने के लिए जो रिट जारी होती है इसको उत्प्रेषण की रिट बोलते हैं। उत्प्रेषण यानी कि प्रेषित कीजिए, भेजिए हमारे पास, आपके बस का नहीं है, ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसकी सुनवाई हम करेंगे। उत्प्रेषण किसी कर्मचारी के पद की संवैधानिकता की जांच करने के लिए इसको अधिकार परीक्षा कहा जाता है। कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी अवैध रूप से पद धारण किए हुए है तो न्यायालय उससे पूछता है कि तुम किस हैसियत से पद धारण किए हो, जवाब दो। अगर जवाब से संतुष्ट नहीं है तो उसे पद से हटाने का आदेश दे देते हैं। इसको कियो वारंटो या हिंदी में अधिकार परीक्षा कहा जाता है। किसी अधिकारी को पद के निर्वहन के आदेश देना इसको परमादेश कहा जाता है। और एक रिट और होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, जिसमें किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को स्वतंत्र करवाने के लिए उसे उसके शरीर के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। अब शरीर के साथ का क्या मतलब है ये हमने उस टॉपिक में बता रखा है, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं। उच्च न्यायालय किस मामले में रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय की बात हो रही है, ध्यान रहे। किस मामले में रिट जारी कर सकता है? मूल अधिकारों के उल्लंघन पर, विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर, उपर्युक्त दोनों मामले में, इनमें से कोई नहीं। आपको ये चुनना है कि उच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करेगा या फिर दोनों विधिक अधिकार के उल्लंघन पर भी कर सकता है। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 232 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है, जबकि 226 के तहत हाई कोर्ट मूल अधिकार और अन्य किसी भी विधिक अधिकार के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। अर्थात आपका उत्तर होगा सी। तो यहाँ तक आकर के आपका सवाल समाप्त हो जाता है। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि अन्य कोई प्रैक्टिस वीडियो देखने से पहले आप उसके टॉपिक को पढ़ें। कर्नल एकेडमी के ऐप में वो सारे चैप्टर अपलोड हैं, सारे चैप्टर मौजूद हैं। आप उसको पढ़ करके तब प्रैक्टिस वीडियो को सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।